और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, जहां शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की आज पेशी है और सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। आज दोपहर 2 बजे के बाद मनीष सिसोदिया को पेश किया जा सकता है और सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। तो मनीष सिसोदिया, जिनकी मुश्किलें पिछले कुछ दिनों में कई बार बढ़ती हुई दिखाई दी, सीबीआई, ईडी लगातार उन पर शिकंजा कस रही है। शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई उस मामले में, और पहले सीबीआई ने फिर ईडी ने उन पर शिकंजा और कसा और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आज दोपहर 2 बजे के बाद उनकी पेशी हो सकती है और सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। और शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की आज पेशी है और सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें आज पेश किया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बताती रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। जेल के अंदर से भी मनीष सिसोदिया ने कई पत्र लिखे जिसमें कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए और आज उनकी पेशी, जिसमें आगे का रास्ता साफ होगा कि उन्हें जेल होगी या बेल। पीयूष हमारे संवाददाता दिल्ली से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा करीब 2 बजे के आसपास। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज जो है मनीष सिसोदिया मामले में, और खासतौर पे अगर हम बात करें ईडी जिस तरीके से जांच की थी और ईडी के रिमांड पर मनीष सिसोदिया थे, और आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। ऐसे ही आज ईडी दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और यहाँ पर जो आप नेता है मनीष सिसोदिया, उनके रिमांड की जो मांग है वो कहीं न कहीं जो ईडी है वो कर सकती है। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए एक बार अगर हम बात करें जिस तरीके से सीबीआई ने जांच किया, उसके बाद ईडी की एंट्री हुई, पहले सीबीआई को रिमांड मिली, फिर ईडी को रिमांड मिली। निश्चित रूप से इस तरीके से आप जो रिमांड की जो अवधि थी, करीब 7 दिनों की अवधि थी, कोर्ट ने 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा था। हालांकि पिछली बार जब कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया था तो ईडी ने करीब 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिनों में ईडी ने मनीष सिसोदिया से क्या कुछ पूछताछ की है। खासतौर से जिन जो आरोप जो है मनीष सिसोदिया पर लगाए गए थे, उन आरोपों को लेकर क्या कुछ मनीष सिसोदिया का जवाब रहा है, इसको आधार बनाकर जो है ईडी जो है वो फिर से एक बार 2-4 दिनों की फिर से रिमांड मनीष सिसोदिया की मांग सकती है कि और भी पूछताछ करना है। हालांकि जब कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा तब पता चलेगा कि ईडी की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी सोर्सेज बताते हैं कि ईडी के पास पुख्ता आधार था और यही कारण है कि कोर्ट ने कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को ईडी की हिरासत में भी ईडी के रिमांड पर भेज दिया, चूंकि तो निश्चित रूप से उन्हें ईडी की रिमांड मिल गई। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है वो कहीं कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देखना होगा जब करीब 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी मनीष सिसोदिया को पेश करती है तो क्या कुछ मनीष सिसोदिया की ओर से तर्क और दलीलें दी जाती है, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो आपने देखा कि इस तरीके से मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि जब भी जांच में मुझे बुलाया गया मैं जांच में सहयोग करता रहा हूं, कभी भी कहीं भी भागा नहीं हूं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो दस्तावेज बरामद करने थे, चाहे ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, वो दस्तावेज ऑलरेडी ईडी सीबीआई ने बरामद कर लिया है। ऐसे में किसी भी तरीके से रिमांड पे रखना या जेल में रखना उचित नहीं है। हालांकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, शायद राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और यही कारण है कि पहले सीबीआई को कहीं ना कहीं रिमांड दिया गया, यानी कि मनीष सिसोदिया की रिमांड जो है वो सीबीआई को दे दी गई। और दूसरी बात, ईडी ने भी जब गिरफ्तार किया तो ईडी को भी चाहे ईडी हो, दोनों ही नई जो शराब नीति जो बनाई गई थी उसमें जो अनियमितताएं पाई गई थी उसको लेकर जांच कर रही हैं एजेंसियां, और कई जो प्रमुख आरोप लगे हैं मनीष सिसोदिया पर उसको लेकर खासा जांच पड़ताल किया जा रहा है। और पहले भी कई कार्रवाई हो चुकी है, पूछताछ भी हो चुकी है, बैंक ब्लॉकर तक भी मनीष सिसोदिया के खंगाले जा चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आज काफी महत्वपूर्ण दिन है मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि
ईडी जब कोर्ट में पेश करेगी मनीष सिसोदिया को, तो ईडी बाकायदा बताएगी कि पिछले 7 दिनों में मनीष सिसोदिया से क्रमशः किन बिंदुओं पर पूछताछ की गई, किन आरोपों को लेकर पूछताछ की गई। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ईडी अभी पूछताछ, ईडी को और सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया से लेने हैं, तो क्या अभी और कितने वक्त जो है वो ईडी को चाहिए। हालांकि ईडी को 7 दिनों का वक्त मिला था। ऐसे में देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से जो पक्ष रखते हैं वकील, वो क्या कुछ कोर्ट रूम में कहते हैं, क्या कुछ दलीलें देते हैं। संभवतः ये कहा जा सकता है कि 7 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। इससे पहले भी सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है, ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में रिमांड का कहीं ना कहीं विरोध जरूर मनीष सिसोदिया की ओर से किया जाएगा। हालांकि सुनवाई जब होगी उसका इंतजार करना होगा कि क्या कुछ राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से दलीलें दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रामपुर से खबर है जहां आजम खान से जुड़े 3 मामलों में आज सुनवाई होगी और इसमें एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें भड़काऊ भाषण शामिल है, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र है और पैन कार्ड से जुड़ा जो मामला है उसमें सुनवाई होगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आजम खान के बयान दर्ज कराए जाएंगे। अब्दुल्ला, तंजीम फातिमा कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगे, यानी उनके बेटे और पत्नी जो है उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। पैन कार्ड मामले में भी आज सुनवाई है, एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी और बयान दर्ज किए जाएंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आजम खान का बयान दर्ज किया जाएगा। अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो हैं उनका बयान भी दर्ज होगा। तो आजम खान से जुड़े 3 मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई है, जिसमें भड़काऊ भाषण, फर्जी प्रमाण पत्र और पैन कार्ड से जुड़ा मामला है, जिसमें आज सुनवाई होगी, बयान दर्ज किए जाएंगे। आजम खान का भी, उनकी बेटे का भी और पत्नी का भी बयान दर्ज होगा और आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दर्ज कराएंगे। तो पिछले कई दिनों में आजम खान की मुश्किलें कई बार बढ़ी, कई मुकदमे उन पर दर्ज हुए, उनके परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही और आज भी उनके लिए बेहद अहम दिन, जहां 3 मामलों में आज सुनवाई है, बयान भी दर्ज किए जाएंगे। आजम खान का, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का, और आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान दर्ज कराएंगे। फहीम खान हमारे संवाददाता रामपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, आज 3 मामलों में आजम खान की सुनवाई है, अलग अलग तीनों मामले। ये बिल्कुल आजम खान के जो ये 3 मामले हैं, इसमें कल सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद में जैसे ही इसमें उनके हाजिर होने का वक्त था, आजम खान, अब्दुल्ला आजम और डॉक्टर तंजीम फातिमा, तो ये लोग हाजिर नहीं हुए और बल्कि इसमें मेडिकल दिया गया। मेडिकल में ये कहा गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। तो ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए आजम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेट करने का मौका दिया है और साथ ही अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। तो तीनों मामले जो हैं वो तीनों संगीन है। 2 जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और शत्रु संपत्ति से मामले जुड़े हुए हैं। तो ये जो मामले हैं इनमें अब सुनवाई होने वाली है। इन लोगों को यहाँ कोर्ट में पहुंचना है। पहुंचने के बाद आगे क्या रहता देखने वाली बात होगी। लेकिन आजम खान और आजम खान का परिवार इन दिनों बहुत मुश्किल में है और वो लगातार झटके पे झटके उनको मिल रहे हैं। जी, क्या ये यहाँ पे चूंकि बयान भी दर्ज होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दर्ज कराएंगे आजम और उनका परिवार? जी बिल्कुल, सीआरपीसी 313 के तहत इसमें बयान दर्ज होंगे और इसमें दलीलें क्या होंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें बयान दर्ज होने के साथ साथ बहस भी होनी है और जो उपस्थित नहीं होगा उसके खिलाफ एक्शन भी होना है कोर्ट का। तो अब देखना यही होगा कि इसमें आगे क्या निकलता है। अभी डेट का टाइम अभी है और जैसे ही ये परिवार इनका पहुंचेगा तो आगे की रणनीति इनकी क्या होगी देखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया फहीम इस जानकारी के लिए। तो भड़काऊ भाषण, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मामले में आज सुनवाई होगी और बयान दर्ज किए जाएंगे। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उमेश पाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है और अतीक अहमद के करीबी कयूम अंसारी की नेपाल से गिरफ्तारी हुई है। कयूम अंसारी नेपाल का बड़ा रसूखदार और व्यवसायी है। शूटरों की मदद करने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है और आज देर रात कयूम को प्रयागराज लाया जा सकता है।
तो बड़ी खबर इस वक्त, अतीक अहमद के करीबी को नेपाल से गिरफ्तार किया है। इस मामले में लगातार एक्शन जारी है, क्योंकि जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसने कई सवाल उठाए थे और उसके बाद से ही एक्शन भी दिखाई देने लगा था। जहां कहीं एनकाउंटर हुआ और कहीं पे बुलडोजर चला और हिरासत में लेने का, गिरफ्तारियों का जो दौर है वो भी जारी है। अतीक अहमद के करीबी को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है और जो शूटरों को फंडिंग करने का उस पर आरोप है और इस मामले में गिरफ्तारी हुई। अतीक अहमद के करीबी कयूम अंसारी को नेपाल से गिरफ्तार किया है और कयूम अंसारी नेपाल का बड़ा रसूखदार और वो व्यवसायी है और शूटरों की मदद करने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। तो ये वो वारदात थी जिसमें एक तरफ आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें उमेश पाल की हत्या की गई थी और इसी में ये जो शूटर हैं, जो शूट करते दिखाई दे रहे हैं, फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बमबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की मदद करने का आरोप है। और आज प्रयागराज लाया जा सकता है गिरफ्तारी के बाद। तो अतीक अहमद के करीबी कयूम अंसारी की नेपाल से गिरफ्तारी हुई है और कयूम अंसारी नेपाल का बड़ा रसूखदार है। इस पे आरोप है कि इसने उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर थे उनकी मदद की और इसी आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो कयूम अंसारी को आज प्रयागराज लाया जाएगा और पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा यह मामला और इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अतीक अहमद के करीबी कयूम अंसारी को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है और कयूम अंसारी नेपाल का बड़ा रसूखदार है, व्यवसायी है और इस पर यह आरोप कि इसने उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर शामिल थे उनकी मदद की थी। तो प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां अतीक अहमद के एक और करीबी की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी नेपाल से की गई है और उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट ये कि इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। और विवेक पांडे हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, अतीक अहमद के एक और करीबी को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी? जी राजेश, ये उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उसके लिए आज एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि कयूम वही शख्स है जो अतीक अहमद का पुराना गुर्गा बताया जाता है। और जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जब असद और गुलाम इन लोगों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिली तो उनको सबसे महफूज ठिकाना नेपाल लगा। और ये जो कयूम है ये रहने वाला प्रयागराज का है, लेकिन नेपाल में इसके कई व्यापारिक काम है, वहां पर ये काम करता है और वहां पर ये रहता है। तो जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद से इनको भागने की हुई तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस कयूम नाम के शख्स ने गुलाम को और असद को बहराइच से लेकर नेपाल तक भागने में पूरी तरीके से मदद की है। ऐसा विवेक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे आपसे संपर्क और आप विस्तार से बता पाएं। तो देखिए, प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि एक और जो अतीक अहमद का करीबी है उसे गिरफ्तार किया है और इस पे आरोप है कि इसने शूटर की मदद की है। तो अतीक अहमद के करीबी कयूम अंसारी की नेपाल से गिरफ्तारी हुई है और कयूम अंसारी नेपाल का बड़ा सूखदार है। वहां पे इस पे आरोप के इसने असद और अन्य जो हमलावर थे उनको भगाने में मदद की है। पुराना गुर्गा है यह अतीक अहमद का। और विवेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विवेक, जानकारी ऐसी भी थी कि आज कुछ जो आरोपी हैं, जो शूटर हैं, वो सरेंडर करने वाले थे, इस बारे में कोई अपडेट आपको मिल पाया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार लगातार एक मुहिम चलाई है अपराध और अपराधियों के खिलाफ, क्योंकि उमेश पाल की हत्या जिस तरीके से दिन दहाड़े हुई है, निश्चित तौर से लोगों के अंदर डर था। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मुहिम चलाई, इनको चाहे इनके ऊपर बुलडोजर चलाने की, इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो, चाहे इनको पकड़ने की कार्रवाई हो, अपराधियों के मन में भी एक डर और भय है। अब अपराधी किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में बचना चाहते हैं, इसलिए या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो कहीं छुप के ऐसी जगह बैठे हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे। अब दूसरा ऑप्शन उनके पास सिर्फ यही बचा है कि वो कोर्ट के माध्यम से सरेंडर कर दे, जिसकी फिराक में वो लगातार लगे हुए हैं। फिलहाल
सुरक्षा को देखते हुए जिला न्यायालय में भी यहाँ पर पुलिस ने अपना पहरा बिठा दिया है। पुलिस के जवान वहां में मुस्तैद कर दिए गए हैं कि हो सकता है कुछ शूटर्स यहाँ पर आत्मसमर्पण करने आए, सरेंडर करने आए। पुलिस पूरी तरीके से एहतियात है क्योंकि उनको रिमांड पे लेना है। पुलिस को काफी जानकारी इन शूटर से चाहिए कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जो पूरी कड़ी है इसको जानने के लिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है। जी लेकिन विवेक, जिस तरीके से इस वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था उसमें डर नहीं दिखाई दे रहा था। वहां तो ये किसी वेब सीरीज की तरह दिन दहाड़े फिल्म की शूटिंग की तरह वहां शूट करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जब 2 एनकाउंटर हो चुके हैं, बुलडोजर चल चुका है, तब डर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से राजेश मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से दिन दहाड़े इन्होंने इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया है, देखने वाले गोपालगंज इलाके में एक गहमा गहमी रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, हजारों और सैकड़ों की तादाद में वहां पर भीड़ रहती है। उस तरीके के उस माहौल में इस तरीके से बमबाजी करके गोलियां चलाना वाकई एक फिल्मी अंदाज में इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को घटाया है। और तो विवेक, निश्चित जो ये तौर पर गिरफ्तारी आज हुई है कंज्यूम की, इसे प्रयागराज लाया जा सकता है और पूरी उम्मीद है कि इसके जरिए भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर कयूम की बात करें तो कयूम प्रयागराज का ही रहने वाला है और अब अतीक अहमद से इसका पुराना रिश्ता नाता रहा है। तो जो अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि निश्चित तौर पर प्रयागराज की पुलिस और एसटीएफ की टीम उसको प्रयागराज लाएगी और कई अहम बिंदु हैं जो पूरी एक लिस्ट बनी हुई, उस लिस्ट के हिसाब से एसटीएफ इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी जो और अपराधी हैं वो पूरी तरीके से फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो कयूम एक वो कड़ी हो सकता है, वो शख्स हो सकता है जिससे पुलिस को कई अहम सुराग मिल सकते हैं उन शूटर्स को पकड़ने में। जी विवेक, इस तरह की भी जानकारी आ रही है कि कुछ साल पहले ही अतीक ने जेल के अंदर किसी को ये कहा था कि जब उमेश पाल की हत्या की जाएगी तो 15 दिन तक करीब टेलीविजन में खबर छाई रहेगी। यानी बहुत पहले से ही प्लानिंग उमेश पाल की जा रही थी। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं, तो नए नए खुलासे रोजाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वाकया कुछ साल पहले का है जब अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद थे। देवरिया जेल के वक्त बंद होने के बाद उन्होंने कुछ लोगों का अपहरण किया था, प्रयागराज से अपहरण करवाया था। अपहरण करवाने के बाद जब उनको वापस ले जाया गया देवरिया जेल में उनके सामने, अतीक अहमद के सामने, तो अतीक अहमद ने स्पष्ट रूप से उस बंदे से यही कहा था कि तुम उमेश पाल की हमको पूरी खबर दो, क्योंकि हमको उसको मारना है और तो अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो तुमको भी मार दिया जाएगा, क्योंकि ये खबर लगातार टीवी पे सुर्खियों में बनी रहेगी। तो ये वाकया देवरिया जेल का है, जुड़ा बताया जा रहा है, जो अभी इस समय सुर्खियों में है। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमेश पाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है और नेपाल से अतीक के करीबी को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, जहां यूपी डीजीपी की रेस में 1988 बैच के आईपीएस अफसर कईयों का नाम चल रहा है, जिसमें डीजीपी की रेस में 1988 बैच के 5 आईपीएस अफसर हैं और कार्यवाही डीजीपी डीएस चौहान 31 मार्च को चूंकि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और डीजी जेल आनंद कुमार और डीजी सीबीसीआईडी विजय कुमार की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत बताई जा रही है और अधिक सेवा काल के आधार पर आनंद कुमार और विजय कुमार की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। डीएस चौहान के स्थायी डीजीपी बनने पर सेवा विस्तार मिल सकता है और वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का पैनल लिस्ट भेजने के लिए तैयार है। 1988 बैच के आईपीएस अफसरों में डॉक्टर डीएस चौहान, डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा शामिल हैं, अनिल कुमार अग्रवाल, आनंद कुमार और विजय कुमार भी शामिल हैं। अनिल कुमार अग्रवाल अप्रैल में और डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा मई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। डीजी नागरिक सुरक्षा मुकुल गोयल 1987 बैच के अकेले अफसर हैं, जो 11 मई 2022 को यूपी सरकार ने मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटा दिया था। तो अभी कई नाम यहां चर्चाओं में हैं। तो 11 मई 2022 को यूपी सरकार ने मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटा दिया था। तो यूपी डीजीपी की रेस में कई अफसरों के नाम हैं। एसके वाजपेयी, इस पे ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। एसके वाजपेयी, कई नाम लिस्ट में हैं, किसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है आपको, चूंकि कई ऐसे नाम भी हैं जो हमेशा चर्चाओं में रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति होनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर डीएस चौहान को तैनात किया गया है। हालांकि वो लगातार 11 मई के बाद से उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च को उनका रिटायरमेंट है और उस दिन वो रिटायर हो जाएंगे। अगर उससे पहले उनको उत्तर प्रदेश का स्थायी डीजीपी बना दिया जाता है तो एक चांस रहेगा कि उनको उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है कि जो नियम है
जिसमें जो वरिष्ठ आईपीएस अफसर होते हैं उनको डीजीपी पद के लिए पैनल में भेजा जाता है, जो कि लोक सेवा आयोग दिल्ली के लिए ये पैनल भेजा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है, जिसमें 5 वरिष्ठतम आईपीएस अफसर हैं। अगर हम इन आईपीएस अफसरों की बात करें तो इसमें डीएस चौहान खुद है, जो कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी हैं। हालांकि 31 मार्च को उनका कार्यकाल समाप्त होगा। उसके पहले अगर उनको डीजीपी बना दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनका कार्यकाल बढ़ने की संभावनाएं हैं। दूसरा बड़ा नाम है डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा का, अनिल कुमार अग्रवाल का, आनंद कुमार जो कि डीजी जेल है, साथ ही साथ विजय कुमार जो कि डीजी सीबीसीआईडी के पद पर तैनात हैं। अगर हम इन 5 वरिष्ठतम अधिकारियों की बात करें, ये 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जो कि पैनल में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र के लोक सेवा आयोग को भेजे जाएंगे, जिसमें से एक अफसर का नाम उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर नामित होगा। हालांकि अगर हम इसमें उनकी बात करें, जो बड़ी रेस में है उसमें आनंद कुमार जो कि डीजी जेल है और साथ ही साथ सीबीसीआईडी के डीजी विजय कुमार शामिल है। वजह साफ है कि उनका कार्यकाल अभी लंबा बचा हुआ है, मतलब 2024 तक उनका कार्यकाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर इन दोनों अफसर में से किसी को भी डीजीपी के लिए रेकमेंड करती है तो ऐसी स्थिति में करीब 1 साल से ज्यादा समय तक वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे ऑफिसर्स की बात करें, क्योंकि 5 वरिष्ठ अफसर हैं, जिसमें से 2 अफसर ऐसे हैं जो कि अनिल अग्रवाल हैं जो कि अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे और डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा मई में रिटायर हो जाएंगे। तो उनके रिटायरमेंट का समय नहीं बचा है और सीधे तौर पर डीएस चौहान की बात करें तो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। तो आनंद कुमार जो कि डीजी वर्तमान में डीजी जेल है और साथ ही साथ विजय कुमार जो कि डीजी सीबीसीआईडी है, दोनों अफसरों की दावेदारी ज्यादा मजबूत इन 5 वरिष्ठ अफसरों में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों ऑफिसर्स अभी लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में डीजीपी के तौर पर रह सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार इनको डीजीपी बनाती है। और साथ ही साथ सेवा में भी इनका पुराना रिकॉर्ड है, 1988 बैच के आईपीएस हैं। अगर हम इनसे भी सीनियर अफसर की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल हैं, क्योंकि वो अकेले ऐसे अफसर हैं जो कि 1987 बैच के हैं, मतलब इन 5 अफसरों से सीनियर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उनको पहले ही डीजीपी पद से 11 मई 2022 को हटा चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि अब उनको डीजीपी के पद में शामिल नहीं किया जाएगा। तो सीधे तौर पर अब 1988 बैच के जो ये 5 वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, उन्हीं का पैनल उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को भेजने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। और बागपत में खेखड़ा कोतवाली क्षेत्र में बड़ा गांव के अंदर घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को पड़ोस के युवक ने जो बंदूक है, जो राइफल है, उससे घायल कर दिया, जिसके चलते जो युवक की दादी है वो थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है। क्या मामला, मेरे बच्चे ना तगा के ना बाहर खेल रहे उसके बाहर और उन्होंने बच्चे का खेलते का छर्रा मारा पीछा। अच्छा, खेलते बच्चे का, बताओ तो क्या है देखा। अभी अधिकारियों से मिले क्या आश्वासन दिया? है? अभी अधिकारियों से मिले क्या आश्वासन दिया? अभी तो मुझे तो कुछ नहीं दिया। क्या मामला, मेरे बच्चे तो एयर राइफल से बच्चे पर हमला किया और बच्चा घायल हुआ, जिसे चोट पहुंची। अब बच्चे के जो परिजन हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और अमरोहा में पुलिस ने तलाशी के दौरान नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 40 किलो अवैध डोडा बरामद हुआ है। इसके अलावा एक वाहन को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनके जो दूसरे साथी हैं उनको भी शिकंजे में लिया जा सके। कहां से ये इस नशे की खेप को ला रहे थे, कहां पहुंचाना था, कब से इस काम को अंजाम दे रहे हैं और इनके गिरोह में कौन कौन लोग हैं, गिरोह का सरगना कौन है, ऐसे कई सवाल पुलिस के सामने हैं जिसके जवाब तलाशने हैं। और कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की कि अवैध नशे पे प्रदेश में पूरी तरह से रोक लगाई जा सके, प्रतिबंध उस पर लगाया जा सके, उस पर किसी तरीके से निगरानी लगातार की जा रही है। जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं, संदिग्ध वाहनों की जांच भी की जा रही है और कोशिश ये कि अवैध नशे को पूरी तरह से यहाँ पे उस पर रोक लगाई जाए, उसकी तस्करी को रोका जा सके। और इसी को लेके लगातार कार्रवाई जारी है और पिछले कई दिनों में कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। तो अवैध डोडा बरामद किया है करीब 40 किलो।
इस नशे की खेप को पकड़ा, 4 तस्करों को भी शिकंजे में लिया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि इनके और साथियों को भी पकड़ा जा सके। और इस तरह की कार्रवाई पिछले कई दिनों में कई बार दिखाई दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।